हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। डी ट्रिपल एस बी की जानिब से पंजाबी और उर्दू के जो नतायज जारी किए गए हैं, जो रिज़ल्ट जारी हुआ उसको लेकर गहमा गहमी और हमारे और आपके दरमियान बनी हुई है कि क्या मसला है, आखिर रिज़ल्ट में वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं आई, ओबीसी को या दूसरे कैटेगरी वाले को यूआर में मतलब जनरल में इन्होंने सिलेक्ट कर दिया है, तो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। गुज़िश्ता तीन दिन हो गए रिज़ल्ट के निकले हुए और हर तरफ के से दलाइल और जो दस्तावेज़ हैं उसको जमा किया जा रहा है, उसको पढ़ा जा रहा है केयरफुली और देखा जा रहा है कि क्या क्या हो सकता है। और बहुत से सीनियर साथियों से जो 2021 और 2018 के उसमें फ़ाइट किया था उन्होंने और बहुत कोशिशें की थी उन लोगों ने, और उनसे भी बात हुई है कि किस तरह से क्या लाहे अमल तैयार किया जाए, क्या सूरत हाल अख्तियार की जाए। देखिए, कुछ मुद्दे हैं, कुछ बातें हैं जो आपके सामने मैं रखूँगा और आप भी उस पर अगर एग्री हो तो ठीक, नहीं हो तो आप भी अपने सतह पर जाकर उसकी जांच तफ्तीश कर सकते हैं। पहला मुद्दा ये आपके सामने और हमारे सामने निकल के आ रहा है कि ई डोजियर के लिए डी ट्रिपल एस बी ने पंजाबी और उर्दू के लिए क्या निकाला, रिज़ल्ट निकाला। ई डोजियर के लिए जब रिज़ल्ट निकाला तो ई डोजियर के जो वाले रिज़ल्ट कट ऑफ के नीचे उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि डी ट्रिपल एस बी स्क्रूटनी नहीं करेगी। ठीक, पहले हमें उर्दू और पंजाबी वाले को उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था, डी ट्रिपल एस बी के ऑफिस जाकर ये कहना चाहिए था कि प्लीज़ बराए मेहरबानी आप यहीं पर स्क्रूटनी कीजिए, ताकि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो एबल कैंडिडेट्स हैं, वही उन्हीं का सिर्फ रिज़ल्ट आए। तो हमसे पहली गलती ये हुई कि हम लोग वहाँ फ़ाइट नहीं किए, तो चलिए इसको भूल जाइए। दूसरी बात कि जब आपने ई डोजियर भरवाया और स्क्रूटनी नहीं करनी थी तो ई डोजियर क्यों भरवाया। 283 जैसे मेल उर्दू वाले को 283 या 84 का आपने यूआर में रिज़ल्ट निकाला, डायरेक्टली क्या करते कि वही रिज़ल्ट आप डीवी के लिए निकाल देते कि भाई इतने लड़के क्वालिफाई पाए गए हैं, ठीक, इतने कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं, आप इनका क्या है डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए, डीओई के पास भेज देते और वो चेक कर लेते। तो वो चेक करने के बाद बोल देते कि हाँ इनमें से 283 में थे इतने, जैसे 200 या 150 या 125 इतने कैंडिडेट्स क्या हैं एलिजिबल पाए गए हैं, जिनका डॉक्यूमेंट्स क्या है बिल्कुल ही सही है। और फिर वो डी ट्रिपल एस बी को भेज देता वो, और वो उसकी बुनियाद पर क्या कर देता, रिज़ल्ट निकाल देता। पहली सूरत तो ये थी, खैर वो ऐसा किया नहीं। तो अब कहना ये है कि कुछ लोग जो आज गए थे डी ट्रिपल एस बी के ऑफिस में, या कुछ लोग जो बीच में दोनों मामला देख रहे हैं, पंजाबी वाले या उर्दू वाले, वो कह रहे हैं कि हमारी ऑफिस में बात हुई है, ऑफिस वालों ने ये कहा है कि हम 2-3 दिन में पूरे ई डोजियर को डीओई को भेज देंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को भेज देंगे। अब वो क्या करेगी, डिपार्टमेंट की जितने लोग हैं जिनके दस्तावेज़ भेजे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे, उन डॉक्यूमेंट्स की वो वेरिफिकेशन करेगी फिज़िकली, मतलब फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए वो उन कैंडिडेट्स को कॉल करेगी या नोटिस निकालेगी। निकालने के बाद वो अच्छे तरीके से उसकी स्क्रूटनी या वेरिफिकेशन करेगी, मतलब जिसको हम काउंसलिंग कहते हैं, काउंसलिंग करेंगी। काउंसलिंग के बाद जो सीटें बचेंगी तो फिर डीओई लेटर लिखेगा या कहेगा कि इतनी सीटें, जैसे जनरल में 171 कैंडिडेट को आपने भेजा था, 171 में 150 सही पाए गए और 21 बच्चे ऐसे हैं, कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज सही नहीं पाया गया, वो रिजेक्ट हो गया उनका, जो भी एक बार दो बार डिफिशियंसी देकर उन्होंने कह दिया। अब डीओई अगर डी ट्रिपल एस बी के पास भेजती कि इतनी सीटें खाली हो गई हैं, अगर आपके पास ई डोजियर फिल किए हुए और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं तो आप उनका डेटा मेरे पास दीजिए। तो यहाँ मसला क्या अटक रहा है कि अगर उनके पास डीओई अगर एक्शन लेता है, अगर उसके दिल में थोड़ी भी इंसानियत या थोड़ा कैंडिडेट्स को लेकर रहमदिली रही, तो वो क्या करेगा, अपने कॉल करेगा किसको, डी ट्रिपल एस बी को, फिर डी ट्रिपल एस बी उठाकर दे देगा।
यहाँ मेरा कहना यह है कि क्यों ना हम ऐसा करें, जो भी उर्दू और पंजाबी के कैंडिडेट से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ये ऐसा ना करें कि हम DSSB के पास जाएं और जाके कहें कि आप क्या कीजिए, वेटिंग लिस्ट निकालिए। आपने रिज़ल्ट निकाल दिया, आपने कैसे निकाला, क्या निकाला, स्क्रूटनी किया नहीं किया, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। अब एक काम कीजिए कि आप वेटिंग लिस्ट निकालिए, 20 की, 25 की या 30 की, जितने की भी आप रेशियो निकाल लीजिए। ठीक, एक सीट पे आप एक को बुला सकते हैं, या जितने क्वालिफाई थे उतनों उसके बुनियाद पर, और उन बच्चों को अभी से वेटिंग लिस्ट निकाल दीजिए। और अगर DOE के यहाँ वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स की, अगर सीट खाली हो गई तो ये DOE क्या करेगा, उन बच्चों को कॉल करके नोटिफिकेशन निकाल कर बुला लेगा। वो उसको DSSB को दोबारा नोटिस भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली कैंडिडेट को ही के लिए नोटिस निकाल देगा। अगर सीट खाली हो गई तो हम जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे आए रहेंगे वो जाकर वहाँ पे वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अगर खाली होगी तो हमारी खुशकिस्मती। हाँ, वेटिंग लिस्ट निकाल दीजिए। अगर कोई कैंडिडेट्स ऐसा कि कोई भी सीट खाली नहीं हुई तो हमारी किस्मत। ठीक, तो हमें सबसे जो मेरे को बात समझ में आ रही है वो यही है कि हम डायरेक्टली DSSB को इस बात पर राज़ी करें कि आप DOE को जो डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज़ भेज रहे हैं भेज दीजिए। ठीक, जो उनको काउंसलिंग के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, फिज़िकली जो भी कोशिश करना है वो करते रहें, लेकिन आप क्या है, वेटिंग लिस्ट निकालिए। वेटिंग लिस्ट निकाल कर आप भी फ्री हो जाइए। और उस वेटिंग लिस्ट का भी अब दस्तावेज जब वो मांगेगा तो आप दे दीजिएगा इन बच्चों को वेटिंग लिस्ट थे। और फिर मसला ये है, कहना ये मैं ये साथियों से पूछा था, क्या वेटिंग लिस्ट कहना है कि अगर एक सब्जेक्ट में दो डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है, मल्टीपल वैकेंसीज, तो वेटिंग लिस्ट नहीं आती है। कहीं ये रिटर्न में नहीं है। ठीक है, कहीं ये रिटर्न में नहीं है कि मैं RR 2-3 दिनों से छानबीन कर मैं पढ़ रहा हूँ। इनका एक और ये कहना है कि जब आप रिज़ल्ट जो निकला था वो रिज़ल्ट के आखिर में देखेंगे कि DSSB कहना है कि हम वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेंगे। किस कंडीशन में, जब बच्चों जो कैंडिडेट्स हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए और वो ज्वाइन न करे तो। हम कहें कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप मत निकालिए, हम ज्वाइन तक जा ही नहीं रहे हैं, हम उस स्टेप तक नहीं जा, उस एक स्टेप पहले ही हम आपसे ये बात कह रहे हैं कि आप बराए मेहरबानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के वक्त ही आप निकाल दीजिए, उससे पहले ही निकाल दीजिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अब अगला मसला ये कि जिनका OBC से अप्लाई किए थे जो कैंडिडेट्स, और उनका सिलेक्शन क्या हो गया, UR में हो गया। उनके लिए जो चीज़ें मैंने पता की है और जो दस्तावेज़ की बुनियाद पर बात निकल के सामने आ रही है वो ये कि पहली सूरत तो ये कि अगर OBC वाला कैंडिडेट, OBC का कैंडिडेट सिलेक्शन हो गया उसका UR में, अगर उसका सीटेड UR से क्वालिफाई है, भले उसने भरा है OBC से, तो वो UR में उसकी सीट कंसिडर की जाएगी। हाँ, अगर उसका सिलेक्शन UR में हो गया है लेकिन उसका सीटेड क्वालिफाई है अभी भी 90 से नीचे है, 90 से नीचे है और 82 के प्लस है, तो उस बच्चे की सीट क्या है, खिसक कर OBC में चली आएगी। अब क्या समझ में आई बात ये समझ में आई कि जब उसके नंबर ज़्यादा हैं और वो UR में क्वालिफाई है लेकिन सीटेड उसका क्या है, OBC में है, तो उसको खिसका के कहाँ कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे कैटेगरी में। अब नुकसान क्या होगा दूसरे बच्चे का कि जो कैटेगरी में बच्चे क्वालिफाई हैं, जिनका 82, 85 या 90% लाकर क्वालिफाई किए हैं, वो बच्चे खुद ब खुद नीचे आ जाएंगे। तो नुकसान इसमें किसका हो रहा है, जो बच्चे UR में सिलेक्ट हुए हैं उनका नहीं है, जो OBC वाले जिनका सीटेड 90 से कम है उनका नुकसान वहाँ नहीं हो रहा है। नुकसान किनका हो रहा है, जिन OBC वाले साथियों का सिलेक्शन अपने OBC कैटेगरी में या SC ST वाले साथियों का SC ST कैटेगरी में हुआ है, उनका नुकसान होगा कि SC ST वाले साथी, OBC वाले साथी वो कहाँ क्वालिफाई कर गए, OBC जनरल में क्वालिफाई कर गए, और जनरल वालों से जब जनरल की बेस पर
उनसे क्वालिफिकेशन मांगेगा सीटेड की, तो नहीं रहेगा तो खट से उठाकर उनको उनका सिलेक्शन किसकी बुनियाद पे कर देगा, उनकी कैटेगरी की बुनियाद पर। और जो उस कैटेगरी में उनका जिनका सिलेक्शन हुआ होगा वो खुद ब खुद नीचे पायदान उतरते चले आएंगे। वो बेचारे कहने को तो उनका नाम आया रहेगा और वो हकीकत में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जो तमाम लोग जो हमारे सीनियर हैं, जो वहाँ पे बिल्कुल एक्टिव हैं, और जिनसे हमारी गुफ्तगू हुई है, बात हुई है, बातों से ये वाज़े हुआ है। अब ये क्या करना है, कैसे करना है, ये अब आपको सोचना है। मेरी समझ में ये आ रहा है कि अब हमें DSSB से ये काम करवाना है कि आप बराए मेहरबानी क्या बोलते हैं, वेटिंग लिस्ट निकाल दीजिए, ठीक है। और फिर आप अपनी राय बराए मेहरबानी दे सकते हैं कि क्या आपकी राय है, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर कोई बात अगर होती है तो मैं आपके सामने पेश करूँगा। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।